over to you. थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी, एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो नीनावी मद्यपी ऑनलाइन मीटिंग का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया, एक ही सेवा का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, वो मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आध्यात्मिक बीमारी और आध्यात्मिक इलाज। दोस्तों, पिछले 19 सालों से मैं ए के साथ जुड़ा हूँ। अगले महीने ही मुझे 15/8 को 19 साल पूरे हो जाएगी और आज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि एक बहुत ही अच्छी, एक खुशनुमा जिंदगी आज मैं ए की बदौलत जी पा रहा हूँ। मैं ना सिर्फ आज शराब से दूर हूँ, मगर ए ने जो एक वादा किया था जीने के आनंद का, एक मन शांति का, वो भी कहीं तो भी आज मैं उस वादे को पूरा होते हुए देख रहा हूँ। एक बहुत ही बुरी हालत में मैं ए में आया था, 15 साल का शराबी जीवन लेकर। घर में शराब की बर्बादी पहले ही देख चुका था, मेरे पिताजी भी शराबी थे, तो अच्छे से अनुभव था कि एक शराबी कैसे बर्बाद होता है, उसके परिवार को क्या कुछ सहन करना पड़ता है। मगर उन सब परिस्थितियों के बावजूद कॉलेज में जाने तक जिंदगी में शराब नहीं आई। मगर कॉलेज में जाने के बाद में दोस्तों, पहली बार मैंने आकर्षण के तहत शराब पिया और मेरे मन में वो शराब पीते वक्त जरा भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरे घर में मैं बर्बादी देख चुका हूँ। शायद उसका कारण ये भी रहा होगा कि बचपन से ही मैंने दारू पी के बर्बाद होते हुए लोगों को तो देखा ही था, अपने घर में भी देखा था, मगर ऐसे भी लोगों को देखा था कि वो बराबर पी लेते हैं, उनके पीने से उनका कोई नुकसान नहीं होता है, समाज में उनकी कोई बेइज्जती नहीं होती, कोई गलत नजरों से उनको नहीं दिखता। तो ऐसे कभी कभार और कंट्रोल पीने वाले भी लोगों को मैंने देखा था और शायद यही वजह थी कि मेरे मन में दारू के प्रति कोई भी बुरा जो विचार है पहली बार पीते वक्त नहीं आया। सोचा कि चलो यार, दिखते हैं कैसी होती है। तो पहली बार जब मैंने पिया तो कुछ लगा ही नहीं, मगर कुछ ही दिनों के बाद में होली का त्योहार आया और वही आकर्षण, पीने के होली के दिनों में सबको ही देखते हैं हम पीते हुए, और जो नहीं कभी पीता वो भी पीते हुए दिखता है। तो वो आकर्षण के तहत ही मैं होली के दिन भी दोस्तों के साथ पीने गया और उस जिंदगी की पहली होली ने बता दिया कि आगे कितना डंका बजाने वाला हूँ। उस पहली होली में मैं ब्लैकआउट में चले गया, बेहोश हो गया। जब मेरी नशा फटी तो मैं किसी अनजान व्यक्ति के घर पे चारपाई पे पड़ा था, खटिया पे, लोग घूर रहे थे और मेरे साथ वाले बोल रहे थे, अरे ये कभी कभार वाला है, थोड़ी ज्यादा हो गई। पहले मुझे गलत लगा था कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मगर कुछ ही दिनों के बाद में फिर नॉर्मल हो गया। अरे यार, वो अपन थोड़ी सी ज्यादा ले लिए थे, उसकी वजह से हुआ है। अभी इसके बाद में थोड़ा बराबर पिएंगे। ये जो सोच है दोस्तों, ये सोच ही बताती है कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं था। मेरा प्रॉब्लम मेरा जो व्यक्तिमत्व है, मेरी जो सोचने की जो तरीका है, वो कहीं तो भी गलत था। पर वो उस वक्त समझ में नहीं आई बात। ए में आने के बाद में समझ में आया कि मैं जो शराबी बना तो उसमें सिर्फ शराब का दोष नहीं था,
वो मेरे व्यक्तिमत्व का दोष था। और इसीलिए दोस्तों शुरू शुरू में ऐसे हादसे, जैसा होली में मैं ब्लैकआउट में चले गया, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे हादसे हुए कि मैं बार बार पीने के लिए बैठ रहा हूँ और ब्लैकआउट में जा रहा हूँ, लोग उठा कर ला रहे हैं, घर में गिर पड़ रहा हूँ, लोग समझा रहे हैं कि यार तू तो पढ़ा लिखा लड़का है। मेरी शादी नहीं हुई थी दोस्तों, मेरी शादी एए में आने के बाद में हुई। तो लोग समझाते थे और मैंने तो कम उम्र में अच्छा नाम बनाया था अपना, पढ़ा लिखा लड़का है, एक्टिव लड़का है, लोग अच्छी इज्जत करते थे। मगर जैसे ही मेरी शराब बढ़ी, लोग समझाने लगे कि यार तेरे घर में ही बर्बादी हो चुकी है, तू पढ़ा लिखा आदमी है, तूने ये काम नहीं करना चाहिए। मगर मुझे ऐसा लगता था दोस्तों कि जो लोगों के साथ में हुआ वो मेरे साथ में नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल हिसाब से पीता हूँ, मैं उधार नहीं पीता, मैं गाली गलौज नहीं करता, मैं अपने सारे काम बराबर करता हूँ। मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं पढ़ाई में होशियार था। तो बहुत ही खराब परिस्थितियों में मैं कॉलेज में इंटर किया और 12वीं में बड़े अच्छे मार्क मिले मुझे, अच्छे परसेंटेज मिले और मैं एक अच्छे अच्छी फैकल्टी में मेरी एडमिशन हुई, जिसको बाद में नोबल प्रोफेशन कहा गया है। तो पढ़ाई ठीक ही चल रही थी और बाकी सोशल इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा था, काम भी कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, लोग तारीफ करते हैं, मेरे अंदर में बहुत सारे गुण हैं। मैं गाना अच्छा गाता था, 12वीं के बाद में मुझे कुछ लिखने का शौक मेरे अंदर में आ गया, कविताएं लिखता था, गजल लिखता था। कॉलेज के दिनों में ही कवि सम्मेलनों में मैं जाता था, रेडियो पे मेरे प्रोग्राम हो रहे थे, अच्छे बड़े लोगों में मेरी बैठक हो रही थी। मगर ये जो चीजें हैं मुझे कब अहंकार में डाल रही थी, और ये अहंकार मुझे कैसे अंधा कर रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था। एक तरफ तो मैं नाम कमा रहा हूँ, मगर दूसरी तरफ शराब की वजह से बदनाम भी हो रहा हूँ। ड्वेल पर्सनैलिटी, दोहरी जिंदगी, दोहरा व्यक्तिमत्व, दोनों एक एक साथ चल रहे थे कि इधर में दिन में मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ लोगों को और रात को मैं पी के लुढ़क रहा हूँ। घर के लोग परेशान है क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं कंप्लीट शराबी बन चुका था, कोई टाइमिंग नहीं बचा था, सुबह दोपहर रात। तो घर की परिस्थितियां बड़ी खराब थी। मेरे घर में पिताजी का शराबीपन पहले ही था, उससे तो हाल खराब थे ही थे, सारी उम्मीदें मेरे पे थी। और जब मेरी माँ ने देखा कि अपना लड़का भी अब शराबी बन गया, तो बस उसने तो हाथ ही टेक लिए थे। वो उसका चेहरा आज भी याद आता है दोस्तों कि कैसी दयनीय परिस्थिति में वो रहती थी। न जाने कितना वो मुझे अंदर से कोसती होंगी, मगर उसके बावजूद भी दोस्तों वो हम दोनों का करती थी। खाना भी बनाएंगी, काम भी करेंगी, हमारी बाकी चीजों का भी ख्याल रखेंगी। 2003 में तो दोस्तों इसी 24 घंटे के शराबीपन की वजह से मैं बीमार गिरा और डॉक्टरों ने बताया कि टीबी हो गई, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। और मेरा बूढ़ा बाप सरकारी हॉस्पिटल में मेरे मेरे साथ में मेरी सेवा कर रहा है, माँ काम कर रही है। भगवान की ही कृपा थी कि मैं बच गया, नहीं तो बचने के तो कोई लक्षण ही नहीं थे। जैसे तैसे उस बीमारी से मैं रिकवर हुआ तो मुझे बैठकियां लग गई क्योंकि चल ही नहीं सकता था मैं। तो ऐसे 11 महीने निकल गए, मगर 11 महीने के बाद फिर एक बार शराब सामने में आई और नहीं नहीं बोलते बोलते 11 महीने के बाद मरण शैया से उठने के बाद फिर और शराब पी ली। तो दोस्तों कैसे बोल दूं कि ये सिर्फ शराब की समस्या थी, क्योंकि जो आदमी अभी मरते मरते बचा है, उसके घर के हाल खराब है, वो आदमी ने तो शराब की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि
से बदनाम कर दिया था, लोगों ने मेरा बहिष्कार कर दिए थे। मगर उसके बावजूद भी ये कैसी मेरी मति है, कैसा मेरा व्यक्तिमत्व है कि पूरी दुनिया मुझे समझा रही है, मगर मैं डिजीज ऑफ डिनायल में हूँ, मैं मानने को ही तैयार नहीं। बार बार प्रयोग कर रहा हूँ और फिर 11 महीने के बाद में शराब पी ली, फिर वापस मेरे हाल जैसे के वैसे। और उसके बाद में तो लोगों के नजरों में मैंने मेरे लिए नफरत देखा, नफरत। तो उनको लगता था कि ये कोई आदमी है, ये अभी दारू से दूर हुआ, अभी मरते मरते बचा है, इसके घर के हाल इतने खराब है और ये आदमी ने फिर दारू चालू कर दी। तो दोस्तों, सारे उपाय करके मैंने देख लिए, मेरा विल पावर चला लिया, आजू बाजू के डॉक्टर हो गए, एक साइकेट्रिक हो गया गवर्नमेंट, मगर मेरी शराबियत का इलाज नहीं हुआ। कुछ दिन कंडीशनली शराब से दूर रहता था, मगर फिर दोबारा कुछ न अंतराल के बाद शराब आ जाती थी और ख्याल एक ही रहता था, पहले जैसी नहीं पिएंगे। ये अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बातें थी कि मैं बार बार वो प्रयोग कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैं बार बार उसमें फेल हो रहा हूँ। बिग बुक में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम पागल होते हैं, मेंटली कितने सिक होते हैं। कि जैसे एक साइकिल पर चलने वाला साइकिल सवार पहले दोनों हाथ छोड़ देता है और बोलता है, देखो मैंने दोनों हाथ छोड़ के मैं साइकिल चला रहा हूँ। बैलेंस बिगड़ता है, गिरता है, थोड़ा बहुत हाथ पांव पे खरोच आती है, मगर फिर दोबारा पागलपन चढ़ता है, फिर बोलता है साइकिल चलाते चलाते, देखो मैंने दोनों हाथ छोड़ दिए, दोनों पांव छोड़ दिए, फिर गिरता है, फिर हाथ पांव छुड़वाता है। ऐसे ही वो साइकिल चलाने वाला बार बार वही काम करता है, बार बार उस अपने हाथ पांव छुड़वाता है और उसके साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वैसा ही तो मैं पागल था, सब कुछ मेरी नजर के सामने में हो रहा था, लोग समझा रहे थे, लेकिन एक ही गलती को मैं बार बार कर रहा था, मान ही नहीं रहा था, स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि मेरी बर्बादी हो चुकी है और मैं शराब को कंट्रोल ढंग से नहीं पी सकता, मैं शराब को हैंडल नहीं कर सकता। दोस्तों, मगर ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी और भगवान की फिर से कृपा हुई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला अगस्त 2007 में और मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन की। शुरुआत में कुछ दिन तो पता नहीं चला दोस्तों कि अल्कोहलिज्म बीमारी क्या होती है, पूरी तरीके से समझ में नहीं आई, ना आध्यात्मिक बीमारी समझ में आई। बस एक ही मकसद था, शराब से दूर हो जाओ। और लोग भी बोलते थे कि यार दारू से तू दूर हो गया ना, तेरा सब बढ़िया हो जाएगा। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि दारू बंद कर देंगे ना तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो मीटिंग में आना चालू पड़ गया। बाकी जगह तो कहीं इज्जत थी नहीं, एक ही मीटिंग में लोग गले लग रहे थे, पीठ पे हाथ फेर रहे थे, बोल रहे थे आते रहो, हमारा अच्छा हुआ आपका भी होगा। अब पढ़ा लिखा था तो शुरू से ही शेयरिंग वेयरिंग, थोड़ा शब्दों के जाल बढ़िया चल रहे थे, तो यहाँ भी तारीफें मिलनी चालू हो गई। अब एक बेवड़ा तारीफों का ही भूखा रहता है। पहले भी तारीफें सुन सुन के ही मैं बौरा गया था कि मैं कुछ तो भी अलग हूँ। अब ए में भी तारीफें हो रही है, अरे बड़ा एक्टिव है, बहुत सर्विस करता है। तो यहाँ भी ऐसे उस जुड़ गया मैं और ए में इन्वॉल्वमेंट इतना था मेरा, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। मगर इस इन्वॉल्वमेंट ने मुझे एक सबसे बड़ी चीज दी, वो थी शराब की दूरी। बहुत ही जल्दी ग्रुप की चेयरमैनशिप मिली, 12 स्टेपिंग करना, एक ही सर्विस में इन्वॉल्व होना, और कैसे मैं 1 साल 2 साल सोब्राइटी के मेरे बढ़ते चले गए, पता भी नहीं चला। मगर दोस्तों धीरे धीरे लिटरेचर पढ़ना मैंने शुरू किया, ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग सुन रहा था, मगर कहीं तो भी अवॉइड कर रहा था। वो बता रहे थे कि ये जो प्रोग्राम है ये दारू बंद कर देने के बाद में खत्म नहीं होता, दारू बंद करना तो ये पहली सीढ़ी है, दारू बंद करने के बाद में ये प्रोग्राम शुरू होता है। और फिर दोस्तों बिग बुक में चैप्टर 5 में वो एक वर्ड पढ़ा कि हम एक स्पिरिचुअल मैलेडी से ग्रसित लोग हैं, हम एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित लोग हैं।
और इसीलिए हमको अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम करना जरूरी है। उसके कारण भी देख रहा था मैं, नतीजे भी देख रहा था कि ए में आने के बाद में भी बहुत सारे लोग फिर दोबारा दारू की तरफ जा रहे थे। मेरा जो दोस्त था जिसने मुझे ए का मैसेज दिया, वो 2 महीने के बाद दारू पीना चालू कर दिया। और भी बहुत सारे लोग थे, अलग अलग कारणों से वो शराब की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब ये साफ था कि ए में आने के बाद में भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम शराब से दूर ही रहेंगे, बशर्ते हम इन 12 कदमों पे चल के अपनी जिंदगी में इनको लागू करके अपने अंदर एक प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी न लाए। मतलब अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे जब तक हम काम न करें। तो मैं ए का लिटरेचर पढ़ने लगा। क्यों डॉक्टर कॉल युंग ने 1920 में ही बोल दिया था कि एक कंप्लीट साइकिक चेंज ही मेरे जैसे शराबी को शराब से परमानेंटली दूर कर सकता है। कंप्लीट साइकिक चेंज, संपूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तन। मतलब साफ था दोस्तों की समस्या सिर्फ शराब नहीं थी। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, मद्य यानी मद्यपान नहीं है। और इसीलिए अल्कोहल निकल जाने के बाद में भी मेरा जो इज्म है वो मेरा इज्म जैसा नहीं है। उस इज्म पे कहीं तो भी मुझे काम करते रहना पड़ता है। इसीलिए इसको आध्यात्मिक बीमारी बोला है, क्योंकि ये मराठी में कहते हैं आत्म्याचा आजार। मेरी आत्मा को लगी हुई बीमारी, मेरे व्यक्तिमत्व को लगी हुई बीमारी। और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे सामने में रखे थे। ओल्ड टाइमर बता रहे थे कि ये 2 कदमों का प्रोग्राम नहीं है। लिटरेचर में भी लिखा है कि अगर हम सिर्फ 2 कदम पे चल रहे हैं तो हम सालों साल दारू से दूर रह सकते हैं। 2 स्टेपर बन के सिर्फ 2 कदम पे चलने वाला, लेकिन प्रोग्राम 12 स्टेपिंग का है, 12 कदमों का प्रोग्राम है। जो प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनालिटी की बात डॉक्टर कॉल युंग ने और हमारे प्रोग्राम में लिखी है, तो जब तक मैं इन 12 कदमों को समझूंगा नहीं और इन पर काम नहीं करूंगा, तो इस अल्कोहलिज्म नाम की बेहद ही खतरनाक, कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल डिसीज, चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली बीमारी, इससे मेरा छुटकारा होना मुश्किल है और मैं कभी भी गोता खा सकता हूँ। तो ये उदाहरण मैं ए में आने के बाद में देख रहा था। अलग अलग कारणों से लोग शराब की तरफ जा रहे थे। कोई बोल रहा था कि मुझे गुस्सा आ गया, दिमाग खराब हो गया करके मैंने दारू पी लिया। कुछ लोग घमंड में आके दारू पी रहे थे। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल हो गए मीटिंग में आना बंद। फिर उनको लगता था कि नहीं यार, अभी मीटिंग तो नहीं कर रहे मगर दारू से तो दूर है। ये पिंक क्लाउड है, गुलाबी बादल, कि मैं अब अपनी बदौलत दारू से दूर रह सकता हूँ। और फिर कैसे चोर दरवाजे से उनकी जिंदगियों में शराब आई, पता भी नहीं चला। कुछ लोग इजी मनी के चक्कर में, भौतिकता, पैसे के पीछे भागने के चक्कर में शराब का शिकार बन रहे थे। सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के काम, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा। कोई मोर सेक्स के चक्कर में आके शराब पी रहे थे। अनैतिक संबंध, घर में बीवी है, बच्चे है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी एक सनक, नहीं नहीं अपने को क्या है यार, रोज ही रोज वही, कुछ नया चाहिए। तो घर में बीवी होने के बाद में भी अनैतिक संबंध रख रहे लोग, और फंस गए तो फिर दारू पी रहे। तो ये सारी चीजें दोस्तों किताबी नहीं है, ये मैंने इन 19 सालों में अपनी नजरों से ये अनुभव देखे हैं। कहीं तो भी इनमें से कुछ चीजों में मैं भी फंसते फंसते बचा, लेकिन एक प्रोग्राम बोलता है कि अपने अनुभव से भी सीखना है और दूसरे के अनुभव से भी सीखना है। तो कहीं तो भी ये बात समझ में आती है दोस्तों कि हमारी जो बीमारी है, सिर्फ अल्कोहल हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अल्कोहलिज्म जब कहते हैं तो 2 शब्दों से वो बना है कि अल्कोहल और इज्म। तो पहले कदम पे जब हम 100% सरेंडर कर देते हैं तो हम शराब से तो दूर हो जाते हैं। हमको मालूम हो जाता है कि एलर्जी है, थोड़ी सी भी पी लेंगे तो फिर वो एलर्जी जाग जाएगी और फिर मेरा शरीर शराब मांगना शुरू कर देगा। तो जान बचाना है, जिंदा रहना है,
तो डर के ही मारे जान बचाने के लिए हम शराब से दूर हो जाते हैं, एक ही मीटिंग में आते रहते हैं, शराब की दूरी मिलती है। लेकिन मेरा इल्हम ठीक नहीं हुआ है। मेरी जो पुरानी सोच है, मेरे पुराने जो तौर तरीके हैं, मेरा जो व्यक्तिमत्व है, मेरे जो चारित्र के दोष है, अभी वो ठीक नहीं हुए हैं। अभी उन पर काम करना जरूरी है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, मेरी आध्यात्मिक बीमारी का जो इलाज है, वो कहीं तो भी तीसरे कदम से उसकी शुरुआत करता है। सबसे पहले तो मेरे आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी ये थी कि किंग बेबी सिंड्रोम, यानी अपने आप को सर्वभूत समझने का, कि मैं कुछ तो भी विशेष हूँ, मैं कुछ तो भी अलग हूँ, और इसीलिए मेरा दूसरों के जैसा नहीं हो सकता, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। तो ये जो सार्वभौम होने की जो भावना है, किंग बेबी सिंड्रोम कहा गया है जिसको, तो ऐसा नहीं है कि हम इंसानों में पुरुषों में ही होता है, स्त्रियों में भी होता है ट्विन बेबी सिंड्रोम। ये साइकेट्रिक लोग बताते हैं कि ये माँ के गर्भ से ही कहीं तो भी ये जो सोच है हमारे अंदर में आती है कि हम कुछ तो भी अलग है, विशेष है, और यही सोच हमको अपने आत्मचिंतन से दूर करती है। हम आत्मचिंतन तो करते ही नहीं, ना अपनी गलतियों को स्वीकार करते, उल्टा उसको जस्टिफाई करते रहते कि मैंने कोई भी गलती किया है तो वो कैसे सही है, ये बताने का वाला वकील हूँ मैं। तो कहीं तो भी उससे बचने के लिए ही तीसरा कदम कहता है कि भाई किसी न किसी, जिसको भी आप अपना ईश्वर मानते हो, दूसरे कदम में तो हमने एक उच्च शक्ति की संकल्पना को स्वीकार कर ही लिया है, तो बस उसी उच्च शक्ति को अपनी समझ का ईश्वर बना के अपनी लाइफ को और अपनी सोच को पूरी तरीके से सरेंडर करना। मेरा अहंकार इसमें आड़ा आता है, लेकिन अगर मुझे जान बचानी है, शराब से दूर रहना है, तो इस प्रक्रिया से मुझे गुजरना ही पड़ता है। 3 साल के बाद, 2 साल के बाद में कहीं तो भी मैंने तीसरा कदम लिया है, क्योंकि ना मेरी शादी हो पा रही थी, ना मेरा काम धंधा ठीक हो पा रहा था, और ना ही बाकी चीजें ठीक हो पा रही थी। और मैं लगा था अपने पीछे कि नहीं, मैं सब कर लूंगा, मैं सब मैनेज कर लूंगा, मैं बदल दूंगा सब, मगर मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो मेरी आध्यात्मिक बीमारी का जो इलाज है, जो मेरा मैंपन था, आय, ईगो, वो कहीं तो भी, उसको कहीं तो भी मुझे कुचलना था। और पहले कदम से तो उसकी शुरुआत होती है, इसीलिए 12 कदमों को ईगो डिप्लेशन के स्टेप्स कहते हैं। यानी हमारे अंदर जो अहंकार है, कहीं तो भी उसके खच्चीकरण की शुरुआत पहले कदम से होती है। और तीसरे कदम में मैं अपने आप को भगवान मानना छोड़ देता हूँ, उल्टा किसी न किसी शक्ति के सामने में सरेंडर हो जाता हूँ। तो ये मेरी आध्यात्मिक बीमारी का इलाज कहीं तो भी यहाँ से शुरू होता है, जब मैं अपना मैंपन जो है, अपना अहंकार, ईगो जो है, वो कहीं तो भी एक साइड रखने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। मगर अभी असली शुरुआत है दोस्तों, अपनी आध्यात्मिक बीमारी को सही मायने में जानने की। और अपनी आध्यात्मिक बीमारी को हम तभी जान सकते हैं जब हम अपना आत्म परीक्षण करते हैं। चौथे कदम में इसीलिए बोला है मोरल इन्वेंट्री लेना, अपनी नैतिक छानबीन करना, एक स्पॉन्सर की मदद से, एक मार्गदर्शक जो मेरे पहले आया हुआ है। क्योंकि ये प्रोग्राम दोस्तों आध्यात्मिक है, और कोई भी आध्यात्मिक जो प्रोग्राम है वो बगैर एक समझदार, जानकार जो इस रास्ते से गुजरा है, उस व्यक्ति की मदद के बिना आसान नहीं होता। उसके पीछे का कारण यही है कि मैं अपनी हर गलती को जस्टिफाई करने वाला इंसान हूँ। कोई भी गलती करूंगा, कोई भी गलत काम करूंगा, तो मेरे अंदर इतनी शक्ति, पावर है कि मैं बराबर उसको सही ठहराऊंगा कि मैंने ये जो किया ना, वो कैसे सही है। तो मैं अपनी गलतियों को कभी स्वीकार करने वाला इंसान नहीं हूँ। और शायद इसीलिए दोस्तों मेरी गलतियों को गलत बताने वाला, सही को सही बताने वाला एक जानकार इंसान मेरे लिए जरूरी है, जो एमए स्पॉन्सर कहा जाता है, मार्गदर्शक कहा जाता है। तो ये मुझे मदद करता है इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पे आगे चलकर मार्ग प्रगति करने के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति भी इस रास्ते से गुजरा हुआ है। तो आखिर मैंने भी दोस्तों 3 साल के बाद में
खास तौर पे इन स्टेप्स के लिए स्पॉन्सर बनाया। और मेरा वो जो फैसला था, आज मैं मानता हूँ कि बहुत सही फैसला था। एक बहुत ही जानकार, समझदार, अनुभवी स्पॉन्सर मुझे मिले और उनके मार्गदर्शन में मैंने अपनी 4 स्टेप इन्वेंटरी लिख के निकाली, पूरी तरीके से खोज खोज के और निर्भयता पूर्वक। जैसा कि चौथा कदम कहता है, खोज खोज के लिखना है, सर्चिंग एंड फियरलेस, निर्भयता पूर्वक, बगैर डरे। क्या हुआ तुम्हारे साथ में, कैसे खुन्नस से भरे हुए, किस प्रकार के डर है तुम्हारे अंदर, किस प्रकार की सेक्स के बारे में तुम्हारी सोच थी, और इसके अलावा किन किन लोगों को तुमने सताया, दुखाया, नुकसान पहुंचाया। और जब वो सारा कंप्लीट मैंने लिखकर निकाला, तो 5वें कदम में दोस्तों अपने स्पॉन्सर के साथ में 1 to 1 बैठ के सब डिस्कस किया। एक लंबा समय इसके लिए लगा, क्योंकि ए में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं, हम कोई डिग्री लेने के लिए नहीं आए हैं। आजकल ऑनलाइन मीटिंग में ये बहुत फैशन हो गया है कि 12 कदम लेना है, 12 कदम लेना है, जल्दी लेना है। और जिसको 1 साल भी नहीं होता, वो 1 साल की शेयरिंग में ही कहता है मैंने 12 कदम ले लिए, और 1 साल के बाद में फिर दारू पी लेता है। भाई तुमने 1 साल के अंदर ही पूरे 12 कदम ले लिए और फिर 1 साल के बाद में दारू पी रहे हो, तो मतलब साफ है कि हमने जो सफाई होनी चाहिए, जो ईमानदारी इन प्रोग्राम पे होनी चाहिए, वो नहीं हुई। ए का प्रोग्राम कोई इतनी जल्दबाजी करने का नहीं है, धीरे चलो, पूरी जिंदगी ए में ही बितानी है। और कहीं तो भी समय लगता है इन चीजों को, हर चीज का एक समय होता है, हर स्टेप्स का अपना एक महत्व है। इसीलिए पहला कदम पहले पे है, 10वां 10वें पे और 12वां 12वें पे। मगर हम कहीं तो भी अपने आप को कुछ खास बताने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए इस प्रोग्राम को अलग तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। तो खैर, मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ में 5वां कदम लिया, बैठकर चर्चाएं की, 1 to 1 एक एक चीज पर डिस्कस की। और फिर जो 5वां कदम कहता है कि हमको अपना एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग पता चलता है, हमारे दोषों की वास्तविक प्रकृति, जो ही आध्यात्मिक बीमारी है। तो जब तक आप चौथा कदम लिखकर निकालोगे नहीं, 5वें कदम पे बैठ के स्पॉन्सर से डिस्कस नहीं करोगे, आपको अपने अंदर की बीमारी पता चलने वाली नहीं। लिटरेचर हम कितने भी पढ़ ले, शेयरिंग कितनी भी सुन ले, लेकिन जब तक उस प्रक्रिया से हम खुद ही गुजरेंगे नहीं, तो हमको बीमारी कैसे पता चलेगी। अगर मैं अपनी बीमारी के बारे में बता भी रहा हूँ, तो उसका दूसरों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर अपनी बीमारी के बारे में पता करना पड़ता है कि मेरे अंदर कौन से दोष है, मैं किस प्रकार की आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित हूँ, और उसके लिए तो मुझे खुद ही चलना पड़ेगा। तो मैं चौथा 5वां कदम होने के बाद में मेरे सामने में सारा कच्चा चिट्ठा आ गया कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ड्रिंकिंग नहीं था, मेरी समस्या सिर्फ शराब नहीं थी। बिग बुक चैप्टर 5 में जो लिखा है वर्ड टू वर्ड कि लिकर इज ओनली सिम्टम, यानी शराब सिर्फ एक लक्षण है, मगर मेरी असली जो जड़ है वो है स्पिरिचुअल मेलेडी। और इसलिए जब तक मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं करता, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से, भावनिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। तो हमारी आध्यात्मिक बीमारी दोस्तों 5वें कदम के बाद पता चलती है, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग, कि कैसे मैं अहंकार से भरा हुआ हूँ, ईगो से भरा हुआ हूँ। आज मैं बोल सकता हूँ कि मुझे अल्कोहलिक अगर किसी ने बनाया, तो मेरे स्वभाव दोषों ने बनाया, मेरे अहंकार ईगो ने बनाया। जिसने अपने घर में बर्बादी देखी हो, बाहर में भी लोगों को मरते हुए, बर्बाद होते हुए देखा हो, वो इन सारी चीजों को स्वीकार करने की बजाय उसको डिनाय कर रहा। लोग समझा रहे, मैं मानने को तैयार नहीं, मैं लोगों से अपना तुलना कर रहा हूँ, मेरा ऐसा नहीं, मेरा वैसा नहीं। फिर एक समय ऐसा आया कि मैं मरते मरते बच रहा हूँ। जब बताया मैंने कि 2003 में लगभग मरते मरते बचा, टीबी हो चुकी थी, पूरा हड्डियों का ढांचा बन गया था। उसके बावजूद मैं मानने को तैयार नहीं, फिर भी आई एम डिफरेंट, फिर भी मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये मेरा अहंकार नहीं था तो क्या था। तो सिर्फ शराब ने मुझे बर्बाद नहीं किया,
मेरे ईगो ने, मेरे अहंकार ने, मेरे आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग जो थी मेरे अंदर, उसने मुझे बर्बाद किया। कहीं तो भी सेक्स की भी समस्याएं थी, आज मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं कुंवारा था और शादीशुदा नहीं था, बेरोजगार था, कई चीजों के फ्रस्ट्रेशन में था। तो बिल्कुल सेक्स मेरी समस्या थी, और अपनी काम वासना की जो भावनाएं थी उनको दबाने के लिए भी मेरी शराब बढ़ रही थी। मैं खुन्नस से भरा हुआ था, मेरे पिताजी से खुन्नस, क्योंकि मुझे लगता था कि इस आदमी की वजह से मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं पाया। जो अभाव की जिंदगी में जी रहा हूँ तो उसका दोषी ये व्यक्ति है। कोई भी अगर मेरे शराब के बारे में कोई चर्चा करे या मुझे सवाल जवाब करे तो मैं उसका गुस्सा करता था। मेरी माँ का तो कोई दोष ही नहीं था, उसके बावजूद मैं उसका गुस्सा करता था, उसके प्रति मेरे में रिजेंटमेंट थे। कोई आगे बढ़ रहा है, मेरे दोस्त लोग मेरे से पहले सेटल हो गए, उनकी शादियां हो गई, बच्चे हो गए, मैं उनकी ईर्ष्या करता था। उनकी तारीफ अगर मेरे सामने में किसी ने किया तो मैं उनको बोलता था, तुमको मालूम है वो कैसे गलत धंधे कर रहे हैं। तो ये मेरे अंदर में उनके प्रति जलन थी, ईर्ष्या थी, कि मैं उनकी तरक्की को पचा नहीं पा रहा था। और फ्रस्ट्रेशन लोगों ने अपनी जिंदगियों में पा लिया। मैं जैसे का वैसा हूँ, लोगों के ताने खा रहा हूँ, मैं बेचारा। तो ये सारी चीजें जो थी, कहीं तो भी ये मुझे बार बार शराब की तरफ में लेके जाती थी। फिर शराबीपन में कुछ गलत काम हो जाते थे, मेरे अंदर फिर गिल्ट पैदा हो जाता था, आत्मग्लानि पैदा हो जाती थी। तो नशा फटते ही मुझे फिर शराब की गरज पड़ती थी, क्योंकि शराब नहीं पीऊंगा तो रात को चैन की नींद ही नहीं आएगी। बगैर नशे के तो मैं सो ही नहीं सकता था। तो आज कहीं तो भी समझ में आता है दोस्तों कि जो मेरा व्यक्तिमत्व था, मेरी सोचने का जो तरीका था, मेरे जो व्यवहार थे, पुराने तौर तरीके थे, उन्होंने मेरी बर्बादी की। यदि ऐसा नहीं होता तो 2003 में 11 महीने की बीमारी के बाद, मरते मरते बचने के बाद, मेरे जैसा आदमी फिर दारू नहीं पीता। जब सब मालूम है कि मैं इस शराब की वजह से मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ, मैं मरते मरते बच चुका हूँ, मैं बदनाम हो चुका हूँ, तो कोई भी समझदार आदमी, एक जो छोटा सा बच्चा होता है, अगर आग की लपट अगर उसको लग जाए तो वो बच्चा दोबारा आग में हाथ नहीं डालता। लेकिन मैं ऐसा कैसा इंसान था कि मैं बार बार हाथ डाल रहा हूँ, बार बार जल रहा हूँ, उसके बावजूद भी वही गलतियां दोहरा रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ शराब का क्या प्रॉब्लम था? अमिताभ बच्चन की शराबी फिल्म का गाना याद आ जाता है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो सिर्फ शराब का दोष रहता तो बात अलग थी दोस्तों। मेरी जिंदगी में दोबारा शराब नहीं आती थी बार बार, लेकिन दोष शराब का नहीं था, सिर्फ दोष मेरी अपनी सोच का था। दोष मेरे व्यक्तिमत्व का था। मेरा जो जिस प्रकार का चरित्र था, चरित्र स्वभाव के दोष थे, कहीं तो भी वो कहीं ज्यादा उसके लिए कारणीभूत थे। और अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद यदि मैं समझ रहा हूँ कि दारू से दूरी काफी है, तो हमारे को फाउंडर जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम बनाया, बिल डब्लू, उन्होंने लिखा है कि सोब्राइटी इज नॉट इनफ। एक शराबी के लिए सिर्फ शराब की दूरी पर्याप्त तो नहीं है। जब तक मैं इमोशनल सोब्राइटी को हासिल नहीं करता, भावनात्मक स्थिरता, नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी, तब तक मैं अधूरा हूँ, तब तक मैं अनस्टेबल हूँ, और तब तक मैं कभी भी फिर दोबारा शराब के खतरे में जा सकता हूँ। ठीक है, हर बात को शराब से जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अगर शराब नहीं भी पीऊंगा तो मेरी जिंदगी वैसे ही रहने वाली है, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। अब डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने ये वर्ड जब लिखे थे तो एक शराबी को परिभाषित करने के लिए लिखे थे कि एक शराबी जो है, अल्कोहलिक, वो रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट होता है, अस्थिर, चिड़चिड़ा, ना कुछ। और इन चीजों से बचने के लिए वो दारू पीता है, क्योंकि दारू पीने के बाद में उसका ये जो रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट जो चीजें है वो निकल जाती, उसको मजा आने लगता है।
मगर अब मैं शराब से दूर हूँ ए में आने के बाद, और उसके बावजूद भी मैं अगर रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट हूँ, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश हूँ, तो इसका मतलब साफ है कि मैं ड्राई सोबर हूँ, शराब नहीं पी रहा हूँ, फिर भी मैं नशे में हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आध्यात्मिक बीमारी का इलाज ही नहीं किया। मैं अब भी वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले था, जैसा पीने के दिनों में मेरे तौर तरीके थे, व्यवहार थे, बोलचाल भाषा थी। के बाद भी तो फिर मैंने समझ लिया सोबर, मेरे अंदर में कोई बदलाव नहीं आया, और फिर यही चीजें मेरे लिए खतरा पैदा हो जाती है। फिर हम बोलते हैं कि यार दारू कैसे आई पता नहीं चला, दारू तो बंद है लेकिन जिंदगी में कोई मजा ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब दारू ही पी लेते हैं, जो ज्यादा कमजोर होते हैं वो दारू हाथ में ले लेते हैं, लेकिन जो दारू नहीं पी पाते तो उनके चेहरे लटके हुए हैं, परेशान है, रो रहे हैं, जिंदगी को कोस रहे हैं, मीटिंग को कोस रहे हैं। क्या मीटिंग मीटिंग लगाए यार, मीटिंग में जाके क्या होने वाला है, मीटिंग में जाके क्या मेरा घर चलने वाला है, मीटिंग में जाके क्या मेरा मकान बनने वाला है, मेरे कर्ज ही चुकता होने वाले हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जो दारू से दूर है मगर उसके बावजूद मीटिंग को कोस रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीटिंग में आने के बाद में कुछ भी नहीं मिला। ये जो परिस्थितियां जो आती है, तो इससे साफ समझ में आता है दोस्तों की प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने तो मेरे साथ का इतना सुंदर प्रोग्राम बनाया है कि मैं शराब से दूर होने के बाद एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जी सकता हूँ। खुश, आनंदित, प्रफुल्लित, क्या कहते हैं उसका, हैप्पी जॉयस फ्री, खुश, आनंदित और मुक्त। तो ये चीजें जो है दोस्तों, ये यूं ही आने वाली नहीं है। जब तक मैं इन प्रोग्राम पे काम नहीं करूंगा, एक है 12 वादे लिखे हुए हैं, और वो जो 12 वादे हैं, 12 प्रॉमिसेस जो है बिग बुक में, वो 90वें कदम के बाद लिखे हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि जब हम 1 से लेकर 9 कदम तक काम करते हैं, उसके बाद में ये एक वादे हमारी जिंदगी में कभी पहले और कभी बाद में धीरे धीरे पूरे होते हैं। और फिर इन्हीं चीजों को मेंटेन करने के लिए 10वां, 11वां और 12वां कदम है। तो सबसे पहले तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी आध्यात्मिक बीमारी को मैं समझूं, तो मुझे चौथा, 5वां कदम लिखना ही लिखना पड़ता है, लेना ही पड़ता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही पड़ता है। 6वें, 7वें कदम से उन स्वभाव दोषों को निकालने की कोशिश करनी ही पड़ती है एक दिन के आधार पे। और फिर उसके बाद में 8वें, 9वें कदम पे जब मैं भरपाइया करता हूँ, तब जाके दोस्तों ए के जो वादे हैं, 12 प्रॉमिसेस, वो मेरी जिंदगी में पूरे होते हैं। और धीरे धीरे मैं महसूस करता हूँ कि मेरा जो अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुशपन है, इन कदमों पे काम करने की वजह से धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी मैं हैप्पी, जॉय फ्री महसूस कर रहा हूँ, खुश, आनंदित और मुक्त। तब जाके दोस्तों कहीं तो भी ए के वादे जो है मेरी जिंदगी में मुझे दिखते हैं। सारे वादे एक साथ पूरे नहीं भी होंगे, लेकिन लिखा है वहां पे कि कुछ वादे जल्दी, कुछ वादे देर से जरूर पूरे होते हैं। और आज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि उन वादों को मैंने भी अपनी जिंदगी में पूरे होते देखा है। आज मुझे ना तो भविष्य की चिंता है, ना कोई फाइनेंशियल फियर है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्याएं है, लेकिन फाइनेंशियल फियर नहीं है, आर्थिक डर नहीं है, लोगों का डर नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हमारी आधी जिंदगी इसी में चली जाती है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फियर ऑफ पीपल। तो उससे मुक्त होना भी कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हैं तो लोगों का डर भी मन से निकल जाता है, आर्थिक असुरक्षा की भावना भी कहीं तो भी निकल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों की जिंदगी में समस्याएं नहीं रहती,
बिल्कुल रहती है। लेकिन ये प्रोग्राम जो है हमारा एटीट्यूड बदल देता है, लोगों के प्रति, जिंदगी के प्रति, चीजों के प्रति, और हमारे अंदर में एक इमोशनल सोबराइटी हमको देने का काम करता है। भावनात्मक स्थिरता, कितने भी उतार चढ़ाव है, कितनी भी समस्या है, मगर हम फिर अंदर से हिलते नहीं। छोटी छोटी बात के लिए बहाना करके दारू पीने वाला मैं, इन 19 सालों में अनगिनत ऐसी कहानियां हुई, अनगिनत ऐसी कई समस्याएं आई। कभी हेल्थ प्रॉब्लम आया, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, वो सारी आज अभी बताने का उतना समय नहीं है। मगर कहने का मतलब यही है कि चाहे मैं रहूं या कोई भी एक ओल्टाइमर रहे, ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने सालों से ए में है, तो उनकी जिंदगी में कभी कोई समस्या ही नहीं आती। ऐसा नहीं है दोस्तों। दारू से दूरी का मतलब ये नहीं होता कि हमारी जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं आएगी। मगर हाँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है इतना पावरफुल है, हमको अंदर से इतना स्टेबल कर देता है, इतना मजबूत कर देता है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी समस्याएं आएंगी तो भी आप अंदर से विचलित नहीं होंगे, आपकी सोबराइटी कायम रहेगी। कोरोना का लॉकडाउन हमने देख लिया है। वो जो 2 साल कोरोना के थे, इन्हीं ऑनलाइन मीटिंग से हम जुड़े रहे। कई शराबी, पूरी दुनिया भर के शराबी, एक ही मीटिंग, एक ही प्रोग्राम की बदौलत तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी शराब से दूर रहे। तो बड़ी से बड़ी जो भयंकर परिस्थितियां भी हमारी जिंदगी में आई, उसके बावजूद भी हम विचलित नहीं होते। कोरोना की सेकंड लहर में तो मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया था। मेरी 67 साल की माँ, मेरी बीवी, मेरी 8 साल 7 साल की लड़की, मेरा 2 साल का लड़का था लेकिन वो पॉजिटिव नहीं था, और मैं, हम 14 दिन एक क्वारंटाइन सेंटर में रहे, 14 दिन। लेकिन यकीन मानेंगे कि कोई शिकन नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गम नहीं। उस क्वारंटाइन सेंटर में हम बढ़िया, जैसा भी खाना मिल रहा है, जैसा भी हम रह रहे हैं, बिल्कुल खुशी खुशी रहे, दूसरों की मदद करते रहे, और 14 दिन के बाद में बिल्कुल फ्री माइंड से हम घर में आए। तो अनगिनत ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, कभी हेल्थ प्रॉब्लम आते हैं, मगर आज मैं उतना विचलित नहीं होता। मगर ये भी है कि मेरी आध्यात्मिक बीमारी का जो इलाज है वो बाहर की दुनिया में नहीं है। ठीक है, मेरी शराब बाहर कहीं तो भी बंद हो जाती, ए ने ऐसा नहीं बोला दोस्तों कभी। इस गलत फहमी में मत रहना कि सिर्फ ए में ही आके शराब बंद होती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने साफ बोला है कि हम अकेले इसका दावा नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं कि जो बाहर में भी कहीं न कहीं से शराब से दूर हो गए, मगर एक बात के लिए ये डिफरेंट है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस सिर्फ शराब से दूरी नहीं देती। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी को बदल देता है, आपकी सोच को बदल देता है, आपको एक अच्छा इंसान बना देता है, अंदर बाहर से परिवर्तन करके रख देता है। हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है, जो शायद बाहर की दुनिया में मेरी शराब बंद भी हो जाती तो ये चीजें मैं नहीं सीख पाता। आज मैं अपने आप के बारे में जानता हूँ कि मेरे अंदर क्या स्वभाव दोष है, मेरी क्या खामियां है, और इसीलिए दोस्तों आज मैं सजग हूँ। इस प्रोग्राम ने मुझे अंदर से मजबूत बनाया है, ईश्वर की कृपा से, एक ही फेलोशिप, 12 कदमों की वजह से आज मैं छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढता हूँ। मैं जानता हूँ दोस्तों कि मेरी बीमारी ही इस तरीके की है कि जो कभी भी पलटवार कर सकती है, और इसीलिए मुझे आज अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन जो है वो बिल्कुल सही रखनी पड़ती है। अगर मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन खराब हो गई कि मेरे साथ में क्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। जब आध्यात्मिक बीमारी ये ने बताई है तो उसका आध्यात्मिक उपाय भी ये ने बताया है।
वन डे एट ए टाइम। सारे 12 कदमों को आज के दिन ही प्रैक्टिस करना है। अगर मैं अपने आप को ईश्वर मानना बंद कर देता हूँ, डेली अपनी इन्वेंट्री लेता हूँ, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ, माफ कर देता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, यानी सिर्फ अपना स्वार्थ देखने वाला इंसान आज दूसरों के बारे में सोचता है। चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरा पास पड़ोस हो, चाहे मेरा काम धंधा हो, चाहे अल्कोहलिक्स एनोनिमस हो, कहीं तो भी आज मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, मैं आज दूसरों के बारे में भी सोचता हूँ। ये परिवर्तन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का है और यही आध्यात्मिक उपाय है आध्यात्मिक बीमारी से बचने का। जैसे ही हम स्वार्थी बन जाते हैं, जैसे ही हम मतलबी बन जाते हैं, जैसे ही हम बेईमान हो जाते हैं, वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन बदल जाती है। और अगर हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन बदली कि या तो हम दारू पिएंगे, या अगर दारू नहीं भी पिएंगे तो हम अस्थिर, चिड़चिड़े, नाखुश हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इन चीजों में नहीं है, हम इन 12 कदमों पे काम कर रहे हैं, तो दोस्तों रात को करवट बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब हम अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, एक उपयोगी जिंदगी। एक जमाना था पीने के दिनों में कि लोगों ने डिक्लेयर कर देते हैं कि ये यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, ये कल मरे सो आज मरे। मगर आज ऐसा नहीं। आज ईश्वर ने, ए ने मुझे एक उपयोगी इंसान बनाया। मेरे अनुभव किसी के काम आ सकते हैं, मेरी सारी चीजें किसी न किसी के काम आ जाती है। तो ये जो उपयोगी होने की भावना है, दिन भरे में आज मैं जब कुछ भी अच्छा काम करता हूँ तो रात को मुझे चैन की नींद आती है। ठीक है, कई बार तकलीफ होती है, बहुत थकान भी होती है, घर का, बाहर का, काम धंधा सब कुछ देखकर कभी कई बार मेहनत होती है, तकलीफ होती है। लेकिन सारा काम करने के बाद जब रात को हम बिस्तर पे जाते हैं और दिन भर की इन्वेंट्री लेते हैं कि आज क्या गलत किया, क्या सही किया, और अच्छे कामों का अगर पलड़ा भारी है, तो दोस्तों रात को चैन की नींद आनी ही आनी है। करोड़ बदलकर सोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही दोस्तों आध्यात्मिक बीमारी से हमारी आध्यात्मिक प्रगति का ये रास्ता है। एक रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट वाला इंसान, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश इंसान एक ही प्रोग्राम की बदौलत हैप्पी, जॉयस महसूस कर सकता है, खुश, आनंदित और मुक्त। बस बशर्ते कि एक दिन के आधार पे ये सिंपल सा जो प्रोग्राम है वो अगर रोज प्रैक्टिस करता है, जैसा आज मैं भी कर रहा हूँ, तो सही में दोस्तों ये जिंदगी इतनी खुशनुमा होती है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो जो भी इस विषय पे मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिक मध्य की ऑनलाइन मीटिंग का फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।